तो ये मेरा एक एरे है, ए है, ये मेरा 1D है। तो अभी इसे मुझे 2D बनाना है, 2D बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे एक एक्सिस, मतलब अभी ये दिख हमें 2D में रहा है, बट ये 1D ही है। तो हमें एक एक्सिस और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी खाली इसकी एक ही शेप में आ रहा है हमारे पास। तो वो हम ऐड कर सकते हैं np डॉट न्यू एक्सिस से। कैसे कर सकते हैं? जहाँ पर भी आपको न्यू एक्सिस ऐड करनी हो। जैसे आपको बताना है कि ये एक रो है। अच्छा, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार ये तो मैंने बना ही दिया है, तो ये 2D तो है, 1 रो 6 कॉलम, ठीक है। बट अगर कल का याद होगा तो 1D में ऊपर लिखा हुआ है कि रो और कॉलम के बीच में कोई अंतर नहीं है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पाइथन में ये दोनों सेम ही है। हमारे लिए सेम नहीं है, हमारे लिए ये 6 कॉलम है और 1 रो है। सॉरी, 6 रो है और 1 रो है और 6 कॉलम है यहाँ पर। तो हमारे लिए सेम है, बट पाइथन के लिए, नंपाई के लिए सेम नहीं है। इसके लिए दोनों, मतलब सॉरी, ये दोनों सेम है। तो हम इसे बनाना चाहते हैं कि भाई इसे हम या तो रो वाइज़ बना सकते हैं या तो कॉलम वाइज़ भी बना सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर बनाना है कि भैया ये हो जाए 1 रो और 6 कॉलम। मतलब ये यही रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है? तो ये मैं कैसे करता हूँ? मैं रो ऐड कर देता हूँ, क्योंकि 1 रो होनी चाहिए ना। तो np डॉट न्यू एक्सिस आपकी नई एक्सिस ऐड कर देता है। तो ये मैंने कहा np डॉट न्यू एक्सिस। अब ये 1 ही इंक्रीमेंट करता है, मतलब एक ही इंक्रीमेंट करेगा, 5 नहीं बना देगा यहाँ पर। यहाँ पर ये एक ही होगा। इसकी वैल्यू मान लो 1 है, कॉमा और कोलन का मतलब हम लोगों ने देखा है कि सारी वैल्यूज़ होती हैं। जितने भी एरे में सारी वैल्यूज़ हैं, सारी की सारी ले आओ। ठीक। तो ये मैंने कहा है कि भैया रो बनाओ। मुझे यहीं पर अगर कॉलम बनाना होता तो मैं क्या करता? तो मैं करता ए सारी वैल्यूज़ कॉमा np डॉट न्यू एक्सिस। अब ये जो सारी वैल्यूज़ है, अब ये मेरे रोज़ बन जाती हैं। तो ये मेरा ऐसे बन जाता है एरे, वर्टिकल। और पहले वाले में मेरा एरे हॉरिज़ॉन्टल होता है। हम लोग को ध्यान देना होगा कि हमारा एरे कैसा है, कि 1/6 और 6/1 में अंतर है। कल मैंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग आगे काम करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि हमारा कैसा है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग मैंने देखा है कि नहीं देखा? अच्छा, सॉरी, रन टाइम रन ऑल कर गया। क्या हो गया? अच्छा, ये 7 में एरर आ गया। ठीक है, रन टाइम रन आफ्टर। हाँ, तो ये जो स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट हमारे लिस्ट में चलते हैं, वही हमारे एरे में भी चलते हैं। तो यहाँ 1, 2, 3 मेरा ओरिजिनल है डेटा। पहला वैल्यू निकालनी है 0th इंडेक्स पर, तो मैं 0 से निकाली है। दूसरी वैल्यू निकालनी है पहले इंडेक्स पर 0, 1, 2, तो इसके लिए मुझे डेटा 1 करना पड़ेगा। स्लाइसिंग भी हमारी काम करती है एज़ इट इज़ 0 टू 2, मतलब कि 0 से लेकर 2 तक, बट सेकंड वाला इंक्लूडेड नहीं होगा। 1, 2 आ गया। 1 से लेकर एंड तक तो 2, 3 आ गया। -2 तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, तो -2 से लेकर लास्ट तक तो 2 और 3 आ जाएगा मेरे पास। और -2 से लास्ट तक मेरे पास 2 और 3 ही आ गया। तो जो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिस्ट और उसमें पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट हमारा इसमें भी यूज़ होता है। ठीक है? अब यहाँ पर एक बात आती है, इसको हम लोग कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग, मतलब कई बार यूज़ किया जाता है बूलियन इंडेक्सिंग। और कुछ लोग इसे मतलब कहते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि हम किसी कंडीशन के हिसाब से भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इसने एक एरे बनाया है, तो ये कैसा एरे है? 2D एरे है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैं यहाँ बना लेता हूँ अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मुझे प्रिंट ऑल द वैल्यूज इन द एरे दैट आर लेस देन 5। ठीक है, तो लेस देन 5 है, तो यहाँ पर इसने लिख दिया, ये ब्रैकेट तो हटा दो। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जब मुझे कोई वैल्यू निकालनी थी तो मैं लिखता था ए, और इसके बाद मैं अपनी स्लाइसिंग करता था, इंडेक्सिंग करता था। मैं 0 दे देता था तो पहला एलिमेंट आ जाता था, मैं 2 देता था तो तीसरा एलिमेंट आ जाता था। ठीक है, तो इस जगह पर मैं कंडीशन भी दे सकता हूँ। कंडीशन, तो यहाँ पर इसने कंडीशन दी है ए इज लेस देन 5। तो 5 से लेस देन कौन है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, ये चारों इसने प्रिंट कर दिए एक नए एरे में।
ये क्या है? ये है न्यू एरे। नीचे उसने किया है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारी वैल्यूज एक एरे में आ गई हैं। भले यहाँ पर मेरे पास 2D एरे था, बट आउटपुट मेरे पास 1D एरे में ही आया। तो ये हो क्या रहा है वो देखते हैं। मैं यहाँ पर अपना एरे बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा है, इसका नाम है a, मैंने लिख दिया a इज लेस देन 5। तो होता क्या है, ये हर एलिमेंट के पास जाता है, एवरी एलिमेंट। नंपाई में एक बात ध्यान रख लो कि अनलेस स्पेसिफाइड 5, ऑल ऑपरेशंस आर एलिमेंट वाइज। आप कुछ भी करोगे, उस सारे एलिमेंट पर वो ऑपरेशन लगेगा। आप +2 करोगे तो सारे एलिमेंट्स में +2 हो जाएगा, आप -2 करोगे तो सारे एलिमेंट्स में -2 हो जाएगा। सारे ऑपरेशन एलिमेंट वाइज होते हैं, जब तक या तो कोई इसका स्पेशल वो ना हो या फिर कुछ बताया ना गया। आप मान के चलो बाय डिफॉल्ट सारे ऑपरेशन एलिमेंट वाइज होंगे। यहाँ पर भी हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसा? लेस देन। हम कह रहे हैं कि a लेस देन 5। तो अब क्या होगा, ये हर एलिमेंट पे जाके चेक करेगा क्या ये लेस देन 5 है, क्या ये लेस देन 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 लेस देन 5। ये क्या है पाइथन में, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन की कोई वैल्यू आएगी, तो 1 लेस देन 5 की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू या फॉल्स? तो ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये एक नया एरे बनाएगा जिसका नाम होगा ट्रू। ठीक है, फिर जाएगा 2 के पास, 2 लेस देन 5, अलग से एक्सप्रेशन हुआ, ये भी ट्रू है, यहां पर आ गया ट्रू। 3 लेस देन 5 कहेगा ट्रू है, ओके। 4 लेस देन 5 सही है, ट्रू। 5 लेस देन 5 फॉल्स, 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 फॉल्स। 4 ट्रू 4 फॉल्स आ जाएंगे। तो ये जो मेरा लिखा है ना a लेस देन 5, इसकी वैल्यू ये आएगी, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। अब इसने लिखा है एक्सप्रेशन की a, और इसके अंदर मेरे पास एक एरे है, इसमें कहीं पर ट्रू है, कहीं पर 1 है, सॉरी कहीं पर ट्रू है, कहीं पर फॉल्स है। तो ये जहां जहां पर ट्रू होता है वहां वहां की वैल्यू प्रिंट निकाल देता है, जहां जहां फॉल्स होता है उन वैल्यू को इग्नोर कर देता है। ये भी समझनी जरूरी है कि यहाँ पर ये हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एलिमेंट वाइज करते हैं, एलिमेंट वाइज की वजह से हमें एक्सप्रेशंस मिलते हैं, तो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। और नंपाई में आप बूलियन इंडेक्सिंग कर सकते हो, नंपाई सपोर्ट्स बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? अभी तक जो हम लोग इंडेक्सिंग कर रहे थे वो हम लोग न्यूमेरिक कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? हम लोग दे रहे थे 0 2 3 1:5 समथिंग लाइक दैट, हर जगह हम लोग नंबर पास कर रहे थे। आप बूलियन भी पास कर सकते हो। आपको बस क्या करना पड़ेगा, सेम साइज का एरे जिसमें आपके पास ट्रू और फॉल्स वैल्यू हो, बस। ये भी मैं दिखाता हूं अभी करके। बट हम लोग बूलियन इंडेक्सिंग कर रहे हैं, और ये एरे बनाने के लिए हमारे पास बहुत इजी तरीका है कि हमें जो भी कंडीशन लगानी है हम लगा सकते हैं। a इज लेस देन 5, a इक्वल टू 5। मुझे खाली देखना है कि 5 है कि नहीं है। जितने भी मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सारे ऑपरेशंस में यूज कर सकता हूं, क्योंकि इनसे मुझे मिल जाता है एक सेम साइज का एरे जिसमें ट्रू और फॉल्स हो, और उस एरे को मैं अपने नंपाई एरे में बूलियन इंडेक्सिंग कर सकता हूं। तो पहले मैं दिखाता हूं इसको चला के। ये आया था मेरा a लेस देन 5, ठीक है। अब मैं तो आपको दिखाता हूं कि a लेस देन 5 की वैल्यू क्या है। a इज लेस देन 5। अच्छा, a इसने सेट कर दिया क्या? अच्छा, a बाद में चेंज हुआ है, मैं इसे फिर से रन करता हूँ। ठीक है, ये देखो, सेम एरे है, सेम साइज का, सेम शेप का भी है, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, और इसने खाली क्या पास किया है, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, जहां जहां पर ट्रू था उन उन वैल्यूज को रिटर्न कर दिया, बाकी सबको इग्नोर कर दिया।
तो ये मैंने बनाया अपना बूलियन एरे, ठीक है, और ये मैंने इसको यहां पर पास कर दिया। इसी का नीचे वर्जन यूज किया हुआ है कि अगर आप देखोगे तो पहले इसने एक वेरिएबल बनाया है 5 अप करके, एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर उसने ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन लगा दी, इससे उसको वो एरे मिल जाएगा। इस तरह का बूलियन एरे मिल जाएगा जिसमें ये खाली नीचे वाली रो फॉल्स रहेगी, बाकी सब ट्रू रहेगी। और उसने फिर इस एरे को पास कर दिया अपने ए के अंदर, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर ब्रैकेट 5 अप, और उससे जो जो वैल्यूज ट्रू थी वो सारी वैल्यूज मिल गई। तो प्रोसेस हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग ये काम कैसे आ रही है, ये चीज वैल्यू कैसे आ रही है। तो आपको पहले सेम साइज का बूलियन एरे चाहिए और फिर आपको वो चाहिए और आप उसको पास कर दो, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज और ट्राई करना चाहता हूं। यहाँ पर मैंने लिखा है 5 अप इक्वल टू दिस, तो मैं इसको करता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू ए 5 अप, और फिर मैं इसका शेप प्रिंट करता हूँ रिजल्ट डॉट शेप, ठीक है। इसमें 8 एरे, मतलब ये 1D आउटपुट ही देता है। आप करोगे तो आपको 1D आउटपुट ही मिलेगा, ओके। ओके, अभी तक हमने एक कंडीशन देखी थी। जैसे हम लोगों ने नॉर्मल पाइथन में देखा था कि हमें दो कंडीशंस को ऐड करना है, तो हमारे पास एंड था। नंपाई में आप वो वाला एंड ना यूज करना, एंड और मत यूज करना, ये पाइथन के लिए है, ठीक है, ये नहीं यूज करना है। आपको अगर इसमें दो दो कंडीशंस को कंबाइन करना है तो आप यूज करोगे ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला और, ठीक है। तो अगर मैं करूँ यहाँ लिख दूं पाइथन और यहाँ मैं लिख दूं नंपाई, तो पाइथन का होता है, सॉरी इरेजर, तो पाइथन का होता है ए एंड डी, इंग्लिश वाला एंड, नंपाई का होता है एम्परसेंड, इसका होता है इंग्लिश वाला, इसका होता है this। और डंडा ये आपके शिफ्ट राइट साइड में इंटर के ऊपर होता है, और एक इसका होता है नॉट, इसमें आपका हो जाएगा नॉट, तो मेरे ख्याल से नॉट ही चलेगा, यही चल जाएगा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये ध्यान देने की बात है। यहाँ पर उन्होंने दो कंडीशन कमेंट करी है कि 2 से बड़ा भी हो और 11 से छोटा भी हो, तो मेरे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर है हाउ टू क्रिएट एन एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा, ये हम लोग कर चुके हैं कि हम लोग को सिंपल एनपी एरे में अपना लिस्ट हम लोग पास कर दे तो वो चीज हमारा वो नंपाई का एरे बना देता है। फिर एक काम हम लोग काफी कॉमन करते हैं, उसे कहते हैं स्टैकिंग, ठीक है। स्टैकिंग क्या होती है? स्टैकिंग होती है आपकी कि दो एरे को कंबाइन करना। यहां पर मेरे पास दो एरे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। तो हम इसको चाहे तो ऐसे भी स्टैक कर सकते हैं रो वाइज, या फिर हम इसको ऐसे भी स्टैक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से हम स्टैक कर सकते हैं। जब वर्टिकली करना हो तो हम करते हैं वी स्टैक और इसमें पास कर देते हैं एक टपल, ये हमने यूज किया फंक्शन वी स्टैक फंक्शन है, और इसमें हमने टपल पास कर दिया। फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है, भाई टपल क्यों करी है? टपल हमने इसलिए करी है, इसका कल रीजन मैंने बताया था कि अगर आप टपल नहीं यूज करोगे, आर्गुमेंट्स पास करोगे, तो कभी आपको 4 मैट्रिक्स स्टैक करनी होंगी, कभी 5 करनी होंगी, कभी 10 करनी होंगी, तो उसका कितने आर्गुमेंट्स होंगे ये पता नहीं सकता। ऐसे ही इसे पता है कि भैया एक ही आर्गुमेंट है टपल टाइप का, और उसके अंदर आपको जितनी मैट्रिक्स डालनी है वो सारी आप डाल दो। सेम फंक्शन है एच हॉरिजॉन्टली स्टैक करने के लिए, एच स्टैक, एच स्टैक। कॉनकैट आपका कॉनकैटिनेशन और एच स्टैक, ओके।
थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ, मेरे ख्याल से कॉनकैट आपका एक ही लेकर आता है। ओके, चलो देख लेते हैं इसको क्या है। हम्म, कुछ तो डिफरेंस होगा, क्योंकि एक काम को करने के दो तरीके क्यों देंगे। ओके सो ओके, तो अगर आप देखोगे तो वी स्टैक और एच स्टैक और कॉलम स्टैक ये सब आपके कॉनकैटिनेट फंक्शन को ही यूज कर रहे हैं। तो ये सब इसमें जैसे लिखा है कि दीज आर जस्ट कन्वीनियंस फंक्शंस, कि अगर आप कॉनकैट करके कौन सी एक्सेस देनी पड़ेगी, कौन सी एक्सेस नहीं देनी पड़ेगी, उतने चक्कर में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि मैंने कहा था अगर आप कॉनकैट यूज करोगे तो आपको एक्सेस बतानी पड़ेगी कि आप किस एक्सेस के अलोंग एक्स करना चाहते हो, मतलब 0 या फिर 1 या फिर 2 3 4। तो वी स्टैक और एच स्टैक ये आपकी कन्वीनियंस फंक्शंस हैं, आप सीधे उनको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, और एक और है np डॉट स्टैक, इट एक्सपेंड्स द डायमेंशंस ऑफ ऑल इनपुट। अभी तक तो मुझे जरूरत पड़ी नहीं इसकी, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों इंटरनली कॉनकैटिनेट को ही यूज करते हैं। और ओके, फिर ये यहाँ पर इसके बाद हम लोग के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो हम लोगों ने बाकी समय में देखे हैं इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग में, तो नंपाई में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दो बना रखे हैं, np डॉट एरे 1,2 और np डॉट वंस 2, तो ये दोनों 1D एरे है। ठीक है, यहाँ पर इसने प्लस किया है, प्लस नॉर्मल लिख दिया, जैसे हम लोग 2 + 3 करते हैं, वैसे ही इसने एक नंपाई एरे एक नंपाई एरे ऐसे किया इसने। और जैसे ही इसने ये किया, यहाँ पर इसके पास दोनों का एलिमेंट वाइज देखो काम हुआ है, 1 + 1 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, एलिमेंट वाइज। ये चीज ध्यान देने की जरूरत है नंपाई में, कुछ नहीं करोगे तो नॉर्मली सब चीजें एलिमेंट वाइज ही होंगी। फिर एडिशन के अलावा भी है, माइनस किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, सब कुछ किया है, तो सब कुछ एलिमेंट वाइज हुआ है। डिवाइड में 1/1 2/2 1 आ गया, मल्टीप्लिकेशन वही है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये एक थोड़ा कॉमन हम लोग करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये सब चीजें हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सेम ऑपरेशंस आपके पैंडास में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे कन्वर्ट होता है हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें एक है कि मेरे पास यहाँ दो है, 1 1 2, 2, एक 2D मैट्रिक्स है। अब मुझे इसका रो वाइज सम निकालना है और इसका कॉलम वाइज सम निकालना है। तो हमारे पास एरे का एक सम फंक्शन होता है, SUM सिंपल। इसमें मैं एक्सिस दे सकता हूँ कि x = 0, ठीक है, और x = 1। तो जब मुझे कॉलम वाइज सम निकालना होगा तो मैं यूज करूंगा x = 0। ठीक है, x = 0, सॉरी, अच्छा एक्सिस ये है ना, सॉरी, नहीं, दो चार, ओके, हाँ, x = 0, रो वाइज कॉलम वाइज, मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो 1 2 उसका आ गया 3 3, मेरे पास एक एरे आ गया 3, फिर इसने x = 1 किया तो इसका आ गया 2 और 4। तो असल में मैं अच्छा, फिर से कंफ्यूजन देखो, मैंने क्या बोला, रो वाइज, मैंने कहा रो वाइज कॉलम वाइज। दिक्कत क्या है, जब आप ऐसे जाओगे, जब आप ऐसे जाओगे तो आपको आ जाएगा, तो आप कैसे सम निकाल रहे हो, आप कॉलम वाइज निकाल रहे हो। जब आप ऐसे जा रहे हो तो सम आप कैसे निकाल रहे हो, अब आप एक एक रो का सम निकाल रहे हो। फिर से क्लियर करता हूँ, इसीलिए मैं शुरुआत में कंफ्यूज हो गया था। मेरे पास है एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने क्या बोला, कल से मैं बोले जा रहा हूँ कि रो वाइज का मतलब है नीचे जाओ, मतलब x = 0,
इसका मतलब है कि रो बाय आप रो बाय रो बाय रो जा रहे हो, ठीक है? और x इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है आप कॉलम जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है? तो जब आप x इज़ इक्वल टू 0 जा रहे हो तो आप ऊपर से नीचे जा रहे हो। तो आपका जो सम आ रहा है वो आ रहा है क्या 7 4 11 1 12 5 2 7 8 15 9 6 15 3 18 तो ये जो आपका सम आया ये सम कैसा आया आपका? कॉलम वाइज़ मतलब अगर आप देखोगे तो आप हर एक कॉलम को ऐड कर रहे हो और जब आप x इज़ इक्वल टू 1 करोगे, तब आप एक-एक रो का सम निकाल रहे हो। ये आ जाएगा आपके पास 6, 15 और 22 तो मैं x इज़ इक्वल टू 0 बोलता हूँ रो वाइज़ बट जो सम है मेरा वो कॉलम वाइज़ निकला। ये कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि x इज़ इक्वल टू 0 मतलब आप नीचे जा रहे हो, तो नीचे जा रहे हो तो आप नीचे को सम करते जाओगे। आप 1 इक्वल x इज़ इक्वल टू 1 में आप राइट जा रहे हो तो आप राइट टू लेफ्ट सम करते जाओगे। तो मैं एक-एक रो के एक-एक एलिमेंट को ही सम कर रहा हूँ, बट अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आउटपुट है ये मेरा कॉलम वाइज़ सम है और ये जो आउटपुट है ये मेरा रो वाइज़ सम है। तो ये चीज़ रट लो, बाँध लो कैसे है कि पहली चीज़ तो ये रट लो कि भाई x इज़ इक्वल टू 0 है तो आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, x इज़ इक्वल टू 1 है तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। हुँ। और अगर x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगी तो आप डेप्थ वाइज़ जाओगे फिर। मतलब कि जैसे अगर 3D होगी तो आप ये एक स्लाइस लोगे, फिर एक दूसरी स्लाइस लोगे, दूसरी स्लाइस लोगे। आप इस पे काम नहीं करोगे। तो x इज़ इक्वल टू 0 में हम जाते रो वाइज़ हैं लेकिन सम निकालते हैं कॉलम वाइज़ का और x इज़ इक्वल टू 1 में हम लोग जाते कॉलम वाइज़ हैं 1 2 3 बट सम हम निकालते हैं हर एक रो का। ये चीज़ थोड़ी ध्यान देने वाली है। इस कोड की ज़रूरत नहीं है।